उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास के लिए तैयार हैं सभी दोस्त, रेडी हो जाओ। तो जीके जीएस की आपको जैसे मालूम है हमारी सीरीज़ चल रही है, तो उसी की आज नेक्स्ट क्लास है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक चीज़ कंफर्म कर दें, मुझे आवाज़ वगैरह जो है वो क्लियर आ रही है आप तक सभी तक, वॉइस में कोई इशू तो नहीं है। उसके बाद जो है हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और सभी दोस्त अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर वगैरह कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सकें। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक सी चीज़ एक कि व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा सभी दोस्त, ठीक है। वहाँ पे आपको अपडेट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और इसके सिवा ये रहा आपकी लास्ट क्लास का क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी जो हैं वो रिवीजन करके आए होंगे। अगर आपने रिवीजन किया तो इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से। ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंडर वो आता है। ये 4 आर्टिकल हैं, ये 4 के 4 आर्टिकल आपको अच्छे से ब्रीफ में एक्सप्लेन किए थे मैंने, ठीक है। तो इसका आंसर जल्दी से देंगे जो बच्चे रिवीजन करके आए हैं। बात करते हैं आर्टिकल 51 की। इसमें आपको बताया था ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होती है। क्या होता है इसमें? ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होती है आर्टिकल 51 में, 151 में, ठीक है। और 169 में क्या होता था कि एवोल्यूशन या तो बिगाड़ते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये इसमें बनता था। आर्टिकल 216 मैंने भाई आपको क्या बताया था कि इसे बोला जाता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन, कि हाई कोर्ट में क्या क्या काम होंगे, कितने जजेस होंगे, कैसे उनकी नियुक्ति होगी, सब चीज़ें जो है वो आर्टिकल हाई कोर्ट के रिलेटेड आर्टिकल 216 में आएंगी। फिर आर्टिकल 195 लास्ट जो बताया था आपको, वो बताया था सैलरीज एंड अलाउंसेस जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था आपकी लास्ट क्लास का क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अपनी आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ और, जो कुछ भाई हिंदी से हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़िए क्वेश्चंस, जो कुछ इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, नो इशू। तो बात की गई है यहाँ पे इन टर्म बजट की। उसमें बजट में डिफिकल्ट डेफिसिट जो होता है वो कितने % था जीडीपी के इस बार 2024-25 के बजट में, ठीक है। 2024-25 के बजट में फिजिकल डेफिसिट जो है वो कितना था जीडीपी में। जल्दी से ऑप्शंस 4 के 4 आपको दिए रहेंगे और जिन भाइयों को आंसर्स आते होंगे ट्राई कीजिए साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएं। तो 4.9% जो है वो रहा है इस बार जीडीपी का, ठीक है। 4.9%, यहाँ पे 5 की जगह 4 लिख लीजिए क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। 4.9% मेरे भाई रहा है किसका? जीडीपी का, ठीक है, जो कि इन टर्म बजट के अकॉर्डिंग था, इन टर्म बजट के अकॉर्डिंग था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन की क्लास रहेगी, लगभग आधा घंटा क्लास चलेगी, ठीक है। द अरेबियन सी इज लोकेटेड इन डैश ऑफ इंडिया। अरेबियन सी भारत के किस ओर स्थित है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के 2 ही सी जो हैं वो मेनली पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है अरेबियन सी और एक पूछा जाता है बे ऑफ बंगाल। तो ये रहा हमारा इंडिया का मैप। ये गुजरात वाली साइड आ गई, ठीक है, ये आ गई कोलकाता वाली साइड। तो देखिए ये जो पोर्शन है ये आता है अरेबियन सी में, ये किस में आएगा? अरेबियन सी में आएगा। और इस साइड का जो पोर्शन है ईस्ट का, ये आएगा बे ऑफ बंगाल में। इसे क्या कहा जाता है? बे ऑफ बंगाल, जहाँ की बंगाल की खाड़ी भी से कहा जाता है। अब इनमें ना 2 आइलैंड्स आते हैं। एक आता है, नाम आपने सुना होगा मेरे भाई, मालदीव्स करके। सॉरी 1 मिनट रुकिए, ठीक है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इस साइड अरेबियन सी में आता है मालदीव्स, मालदीव्स इस साइड आएगा और अंडमान एंड निकोबार आएगा बे ऑफ बंगाल की तरफ। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए आपको मैं डायग्राम बना के बता देता हूं ताकि आपको इजी जो हो जाए समझने में। क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि अरेबियन सी किस साइड है, तो अरेबियन सी आ जाएगा वेस्ट की साइड। अगर इसी की जगह पूछा होता कि बे ऑफ बंगाल किस साइड है, तो बे ऑफ बंगाल आता है ईस्ट की साइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग अ लाइटनिंग इवेंट अ कंप्लेंट बाय थंडर। देखिए बारिश होती है, बारिश के दिन चल रही होंगी जब, ठीक है, बरसात के दिन, तब क्या होता है कि लाइटनिंग होती है, बिजली चमकना जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं। तो बिजली चमकने का जो प्रोसेस है वो किसके दौरान होता है?
ठीक है, गड़गड़ाहट के साथ बिजली गिरने की घटना जो है वो कैसे होती है? क्या हमें लाइट जो है वो पहले दिखती है उसके बाद गड़गड़ाहट होती है, या फिर पहले गड़गड़ाहट होती है फिर लाइट दिखती है? ये एक साइंटिफिक चीज़ है, आप चाहें तो बारिश के दिनों में इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, होता क्या है, पहले जो है वो लाइट दिखती है, लाइटनिंग जिसे हम बिजली बोलते हैं, पहले लाइटनिंग होती है, उसके बाद जो है वो बादल गड़गड़ाहट करते हैं। ठीक है, ये इतना सा इसका है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में तो देखिए, एक्चुअल में वो दोनों का टाइम पीरियड सेम होता है। क्वेश्चंस को ना आप थोड़ा सा टाइम देके समझिए करिए, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन समझाने वाले होंगे ना उनमें मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ठीक है, आपको उनमें कोई डाउट ना रहे। एक्चुअल में लाइटनिंग और थंडर जो है इनका सेम टाइम पे होता है, बट लाइट की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, जिस वजह से हमें लाइट पहले दिख जाती है और थंडर की आवाज़ जो है वो बाद में दिखती है। क्लियर है यहाँ तक? तो बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, अलोंग विद हियरिंग थंडर, नहीं, थंडर इज हर्ड नहीं, लाइट इज विजिबल बिफोर थंडर इज हर्ड, बिल्कुल सही रहेगा ऑप्शन नंबर डी। पहले हमें लाइट जो है वो दिखती है, उसके बाद जो है हमें वो थंडर या फिर हमें जिसे कहते हैं बादलों का गड़गड़ाना, वो हमें उसके बाद में सुनाई देता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर क्वेश्चन अगर आ जाए मेरे भाई कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, 3 × 10⁸। ये फिजिक्स से क्वेश्चंस आते हैं कि सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि लाइट ईयर बताइए, लाइट ईयर कितना होता है? ठीक है, लाइट ईयर का डिस्टेंस बताइए कितना होता है, 9.46 10⁻, जल्दी से इसकी पावर बताइए जल्दी से कितनी होती है। ठीक है, ऐसे ही पूछ लेंगे, पारसेक पूछ लेंगे। ठीक है, पारसेक का कितना होता है, लाइट ईयर कितना होता है। ठीक है, जहाँ पूछ लेंगे कि हॉर्स वॉट की पावर कितनी होती है। तो ये चीज़ें बेसिक बेसिक जो हैं ये आपके साथ साथ में कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLR? बैंकिंग के क्षेत्र में SLR की फुल फॉर्म क्या होती है? बैंकिंग के क्षेत्र में SLR की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से आंसर सभी दोस्त जिन जिन को आते होंगे वो साथ साथ में ट्राई कीजिए मेरे भाई कि आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते जाएं। ठीक है, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चंस आप आज हिट कर पाए हैं। तो SLR की बात की जाए मेरे भाई तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसे कि SLR बोलते हैं। ये क्या होता है कि ये ना एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट होता है जो बैंक को अपने पास रखना ही पड़ता है, चाहे वो गोल्ड के रूप में हो चाहे वो कैश के रूप में हो। ठीक है, बैंक क्या करता है, बैंक डिपॉजिट भी करता है, ठीक है, और क्रेडिट भी करता है, ये दोनों चीजें होती है ना। तो सॉरी, विड्रॉल भी करता है, विड्रॉल आएगा। ठीक है, विड्रॉल भी करता है, लोगों को पैसा देता भी है, उधारी भी देता है, लोन देता है। बट अगर कोई आपदा आ जाए, अगर एक साथ सभी लोगों इतना मांग ले या कुछ भी हो जाए इस टाइप से, तो उस चीज़ को फेस करने के लिए SLR जो है वो बनाया गया है कि बैंक के पास मिनिमम इतना अमाउंट जो है वो रहना ही रहना चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। ये एक चीज़ क्लियर होगी मेरे सभी भाइयों को, SLR क्लियर है, अब के बाद SLR आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Whose works have been described in the book Changing India? चेंजिंग इंडिया नामक एक पुस्तक है मेरे भाई, जिसमें कि किस व्यक्ति के काम की प्रशंसा की गई है या किसके बारे में मेंशन किया गया है उस बुक में। क्लियर, चेंजिंग इंडिया नाम की जो बुक है फर्स्ट ऑफ ऑल किसने लिखी है, और दूसरा नंबर उसमें किसके बारे में बताया गया है। ये चेंजिंग इंडिया जो है, इसको ये बुक है किसके द्वारा लिखी गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, और बताया भी इन्हीं की जर्नी के बारे में, इन्होंने खुद की जर्नी ही उसमें मेंशन की है। ठीक है, ये इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट टू पॉलिटिक्स, इकोनॉमिस्ट टू पॉलिटिक्स तक की इनकी जर्नी जो है, ठीक है, इनका जहाँ जो सफर आप कह सकते हैं, वो इन्होंने चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक जो है, बुक जो है, इसमें मेंशन किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जो बच्चे सी वाले हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग मैसाकारा से रिलेटेड है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने जो है वो दिया था? अब बच्चे जो हैं कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पे दो दो डायर हैं। ठीक है, हमें तो सिंपल इतना सा पता भाई, जनरल डायर, बट यहाँ पे जर्नल जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि फुल नाम मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे को मालूम नहीं होगा। कुछ गिने चुने हो सकते हैं जिनको मालूम होगा, बहुत अच्छी बात है जिनको मालूम होगा।
तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसका आदेश जो है वो किसने दिया था। तो मेरे भाई इसका सही आंसर रहेगा कर्नल लिख लीजिए, जहाँ इसकी जगह जनरल लिख लीजिए, ठीक है। रेजिनाल्ड डायर, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये फुल नेम है, फुल नेम याद कर लें मेरे भाई, ठीक है, फुल नेम याद कर लें, क्योंकि कंपटीशन जब बढ़ता है ना तो ऐसे ही होता है। अगर देखिए अगर बेसिक लेवल होगा ना एग्जाम में क्वेश्चंस का, वहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा तो सिंपल पूछेंगे कि किसने दिया था आदेश, तो वहाँ पे डायर एक ही लिखेंगे, वो डायर दो दो नहीं लिखेंगे। बच्चों को पता डायर तो याद है तो बच्चे आंसर कर देंगे। अब उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाना होगा ना तो वो फुल नेम लिख देंगे, उन्होंने जर्नल जहाँ पे मेंशन ही नहीं किया फुल नेम लिख देंगे, दो की जगह तीन डायर डाल देंगे, फिर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। क्लियर? तो इस चीज़ का ध्यान जो है वो सभी बच्चे रखेंगे। तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जो है वो हुआ था। क्यों? ये वहाँ पे लोग जो है पंजाब में ये सेलिब्रेट कर रहे थे बैसाखी, उस टाइम पे बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। तो 144 सेक्शन जो है वहाँ पे इम्पोज हुई थी, बट लोगों को मालूम नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि सीधा जो है शूट का ऑर्डर दे दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Where has the foundation stone for Sikkim first railway station has been laid by the Prime Minister? सिक्किम में पहला रेलवे स्टेशन का स्टोन जो रखा गया था, नींव पत्थर जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं, कोई भी काम की अगर हमें शुरुआत करनी हो, स्टार्टिंग करनी हो, तो उसका हम नींव पत्थर रखते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि सिक्किम में जो पहला रेलवे स्टेशन बन रहा है, प्रधानमंत्री जी ने वहाँ उसका नींव पत्थर जो है वो कहाँ पे रखा था। ये आपको वहाँ के एरियाज के नाम दिए हैं, रैंगपो, अपर जोरेथांग, सिंगथम, ठीक है। तो रैंगपो जो है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर रहेगा, रैंगपो में रखा था। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना भाई कि करंट अफेयर्स हो गए, स्टैटिक्स जीके हो गई, जीके हो गई, जीएस हो गई, ऑलमोस्ट सब चीज़ें जो है आपको इस प्रैक्टिस सेट में कवर होती हुई चलेंगी, ठीक है। बस आप विश्वास बना के जो है वो साथ जुड़े रहिएगा अंत तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं। जस्ट अ मिनट, क्या लाइव में कोई इशू आया था? आवाज़ वगैरह कुछ कट हो रही है, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि नोट्स वगैरह जरूर बनाया करें, बाकी आपको करंट अफेयर, स्टैटिक्स वगैरह सब कुछ जो है वो यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी देखने को। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विच इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मेरे भाई ये। यहाँ पे इन्होंने पूछा छठे नंबर पे एरिया के मामले में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है। तो हम छठे की बात क्यों करें, हम सभी कंट्रीज़ का जो है वो नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा एरिया आता है किसका मेरे भाई? तो वो आता है रशिया का। दूसरे नंबर एरिया सबसे बड़ा आता है वो आता है कनाडा का। तीसरे नंबर पे जो है वो आता है चाइना का। देखिए चाइना और यूएसए जो है ना, इन दोनों में आपस में चल रहा है, टग ऑफ वार चल रहा है। ये बोल रहा है हमारा एरिया बड़ा है, यूएसए बोल रहा है हमारा एरिया बड़ा है, इन दोनों का आपस में मामला चल रहा है, ठीक है। बट जो बुक में पब्लिश चीज़ें हैं उसमें 3rd नंबर पे चाइना है और यूएसए जो है वो 4th नंबर पे है। 5th नंबर पे जो है वो आता है ब्राज़ील। 5th नंबर पे कौन आता है? ब्राज़ील आता है। 6th नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ये आता है छठे नंबर पे। और 7th नंबर पे एरिया वाइज जो है वो आता है हमारा इंडिया, ठीक है। याद रखिए अगर इंडिया का एरिया वाइज पोजीशन पूछ लिया जाए तो 7 रहेगा, ऑस्ट्रेलिया का 6 रहेगा, बाकी ये याद कर लीजिए आप, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इन्होंने 6th पूछा है, तो 6th नंबर पे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है 6th नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जो बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर उनका जो है वो हो जाएगा। 6th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कीम से रिलेटेड है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम जो है उसमें महीने के जो है वो कितने पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को दिया जाता है जो कि 60 साल से ऊपर हो गए हों। इसकी एक चीज़ सुन लीजिए, इसमें किन लोगों को दिया जाता है, ठीक है। इसमें ना कुछ ऐसा प्रावधान है कि उनकी 40 साल तक उनकी सैलरी जो है वो 15,000 तक की अगर होगी जिन लोगों की, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉय के अंडर आता है। तो इसमें इनको कितने पैसे दिए जाते हैं? तो महीने के इनको दिए जाते हैं 30,000 रुपये। कितने? 30,000 रुपये दिए जाते हैं 60 साल की उम्र के बाद।
ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छे खासे कहीं कम पहले जॉब आपकी अच्छी खासी चल रही थी, 50-60 हज़ार आपकी सैलरी थी, उसके बाद आप इसमें नहीं आएंगे। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं ना, जैसे दिहाड़ी मजदूर हो गया टाइप, इस टाइप से, ठीक है, तो उनको जो है वो इसमें मानधन योजना के अकॉर्डिंग 3,000 जो है वो महीने का दिया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 3,000 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? किसके रिलेटेड कथन है ये, वो भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज इन्होंने बताई है मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इन्होंने ये बोला है। चलिए देखते हैं। दूसरा ऑप्शन बोला है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट। ठीक है, इन्होंने बोला कि दो मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तीसरा, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के दौरान जीरो होता है। चलिए ठीक है। फोर्थ ऑप्शन बोला है अर्थ मैग्नेटिक पोल आर कोलिनियर विद द जियोग्राफिकल पोल्स। चलिए देखते हैं मैग्नेटिक के रिलेटेड थोड़ी सी चीज़। देखिए, आप सभी ने ऐसा एक डायग्राम देखा होगा, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। ठीक है, यहाँ से कुछ इस टाइप से इसकी वेव्स जो है वो निकलती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम कह सकते हैं। बट आप एक चीज़ इनमें देख रहे हैं कि ये एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो गलत हो जाता है। तीसरा नंबर, ऑप्शन नंबर 1 की बात की जाए, वो बोल रहे हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर कौन सी होती है? जो माइनस में हो, जो नेगेटिव हो। एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज, एक होती है स्केलर। स्केलर होती हैं जो पॉजिटिव में हो, प्लस में हो। ठीक है, जिनके साइन प्लस में रहे। यहाँ पे नेगेटिव वाला कोई चांस नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है, ये प्लस वाले हैं, साउथ भी है, नॉर्थ भी है, तो ये भी जो है वो गलत हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स याद रखिए, ये एक स्केलर क्वांटिटी जो है वो होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर? तीसरा नंबर, ये कोलिनियर नहीं होते हैं ज्योग्राफिकल पोल्स में। ठीक है, ज्योग्राफिकल पोल्स में नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इनसे कोलिनियर नहीं होते हैं। तो तीसरा भी जो है हमारा, फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा? क्लोज्ड सरफेस जब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का तो वो जीरो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? सी बिल्कुल सही रहेगा। इसके रिलेटेड एक और चीज़ लिख लें मेरे भाई, कि इसकी एसआई यूनिट पूछ लें। अगर एसआई यूनिट पूछ ले मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होती है, तो वेबर जो है वो एसआई यूनिट होती है। शॉर्ट फॉर्म में WB जो है इसकी एसआई यूनिट रहेगी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है, लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के दौरान इसका जो है वो जीरो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर किसी भाई को कोई डाउट रह जाए ना, कोई चीज़ समझ ना आए जाए, इस टाइप से कुछ भी, ठीक है, तो आप बेझिझक जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको आंसर वहाँ पे भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल वीमेन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश मार्च। इंटरनेशनल वीमेन डे जो है वो हर साल किस डेट को जो है वो मनाया जाता है? इंटरनेशनल वीमेन डे हर साल किस डेट को मनाया जाता है? तो 8 मार्च मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। 8 मार्च को हर साल इंटरनेशनल वीमेन डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2024। 2024 में 69वें नंबर पे किस मूवी को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो मिला था? 12th फेल, एनिमल, पठान या फिर डुंकी। तो 12th फेल जो है, जो बच्चे 12th फेल के साथ जा रहे हैं, 12th फेल मूवी का नाम है एक्चुअल में एक, ठीक है, तो उस मूवी ने जो है वो 69th बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो जीता था, अपने नाम किया था। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए वाले भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दें। लाइक करने से होगा क्या, एक टाइप से मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी, और बच्चों तक जो है, जो बाकी हमारे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको नहीं पहुंच पा रही है वीडियोस, उन तक भी जो है वो पहुंचने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी नए बच्चे जो जुड़ते हैं हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी तभी कीजिए अगर अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लगता है, समझ नहीं आती हैं चीज़ें, तो मत कीजिए, वो कोई इशू नहीं है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हु वॉज द फर्स्ट हॉकी प्लेयर टू बी ऑनर्ड विद पद्मश्री? पहला हॉकी प्लेयर बताइए जो कि पद्मश्री से सम्मानित जिसको किया गया था। लास्ट क्लास में आपको मैं अवार्ड्स के बारे में बता चुका हूं, ठीक है। गैलेंटियर अवार्ड, सिविलियन अवार्ड, सिविलियन में बताया था सबसे ऊपर भारत रत्न, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री 4th नंबर का बताया था। गैलेंट्री में बताए थे परमवीर चक्र, अशोक, महावीर, कीर्ति वीर, ठीक है, शौर्य, ये सब बताए थे। याद है ना आप सभी को? इसलिए मैं बोलता हूँ रिवीजन मेरे भाई सभी दोस्त जो है वो किया करें, ताकि चीज़ें जो है आपको लॉन्ग टर्म तक याद रह सकें। तो कौन से हॉकी प्लेयर थे जिनको मिला था पद्मश्री? ठीक है, सबसे पहले किस हॉकी प्लेयर को? तो बलवीर सिंह जो हैं, बलवीर सिंह, इनको जो है वो पद्मश्री मिला था 1957 में। कब मिला था? 1957 में जो है इनको पद्मश्री मिला था, और ये इसी के साथ बन गए थे हॉकी में पहले प्लेयर जिनको पद्मश्री मिला है। बलवीर सिंह, याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इंट्रोड्यूस दी वर्नैकुलर प्रेस एक्ट इन इंडिया? वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, सुनिए, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। देखिए, जो कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ, उन चीज़ों पे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, थोड़ा सा इन द सेंस 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, उनको समझाने के लिए, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है वो था क्या? ठीक है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था वो तो मैं आपको बताता ही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्या था ये वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि ब्रिटिशर्स का उस टाइम पे रूल था। इंडियंस जो थे उनकी सीधी तरीके से तो बात सुन नहीं रहे थे ब्रिटिश वाले, ठीक है। ऐसे अगर इंडियंस बोल रहे भाई हमें स्वराज चाहिए, तो नहीं सुन रहे थे। ब्रिटिश वालों को इंडियन बोल रहे थे कि आप हमारे ऊपर अत्याचार ऐसे कर रहे हैं, फोर्सफुली चीज़ें कर रहे हैं, तो वो नहीं सुन रहे थे। तो वहाँ से फिर ये न्यूज़पेपर वाला सिस्टम जो है वो शुरू हुआ था कि न्यूज़ पब्लिश करते थे इंडिया वाले। तो इंडिया वालों ने क्या किया कि न्यूज़ जब पब्लिश करते थे उसमें ब्रिटिशर्स जो उनके साथ गलत कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे, वो चीज़ें मेंशन करने लग पड़े। फिर वो न्यूज़ जो है वो बाहर के लोगों को भी दिखते थे, बाहर के देशों को भी दिखते थे। फिर उससे ब्रिटिशर्स पे इम्पैक्ट पड़ता था कि भाई आप एक डेमोक्रेसी के नाम पे गलत कर रहे हो, आप तो एक टाइप से आप ना बिजनेस के रिलेटेड गए थे बट वहाँ पे जाके उनके लोगों के साथ गलत कर रहे हो। तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में इन्होंने क्या किया फिर कि जो भी न्यूज़पेपर जो है जो बनते थे उनको जो है वो एक ब्रिटिश ऑफिसर्स के अंडर इन्वेस्टिगेशन होती थी कि उसमें देखते थे कि ब्रिटिशर्स के रिलेटेड कुछ गलत इसमें ना लिखा हो। अगर कोई न्यूज़पेपर वैसा पाया जाता था जिसमें ब्रिटिशर्स के रिलेटेड कुछ गलत लिखा होता था, तो उसका जो अधिकार आप कह लीजिए कि न्यूज़ प्रिंटिंग का था वो छीन लिया जाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था। वो सब चीज़ें थी वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में। मतलब ओवरऑल मोटा मोटा कहें तो इसमें यह था कि आप ब्रिटिशर्स के रिलेटेड कुछ भी गलत नहीं लिख सकते, चाहे ब्रिटिशर्स आपको मार रहे हैं, आपसे लूटपाट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, बट आप गलत नहीं पब्लिश करोगे उसमें। तो ये था मेरे भाई वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा अच्छे से। तो अब बात करते हैं ये इंट्रोड्यूस किसने किया था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। तो ये किया था लिट्टन ने, ठीक है। लिट्टन ने, ऑप्शन नंबर सी जो है, लिट्टन ने 1878 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। यहां तक क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज द पावर टू एक्सटेंड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट और टू बियॉन्ड एनी यूनियन टेरिटरी? किसके पास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की किसी भी केंद्र शासित प्रदेश तक या उससे आगे बढ़ाने की शक्ति उसके पास होती है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तो रहेगा प्रेसिडेंट, यहाँ तो रहेगा पार्लियामेंट। बेसिक सी बात है क्योंकि ज्यूरिडिक्शन के मामले में 2 ही भाई हेड हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट। तो जल्दी से अब बताएंगे सभी दोस्त किसके पास रहेगी वो पावर। तो वो रहेगी भाई पार्लियामेंट के पास। तो ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त जो हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। पार्लियामेंट के पास पावर होती है किसी भी ज्यूरिडिक्शन की, हाई कोर्ट को उसको एक्सटेंड करने की उसके यूनियन टेरिटरी तक या उससे आगे भी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी सेंटर लेवल की बात आ जाए ना, आपको ऐसे गैस के तौर पे बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं मालूम है, नहीं मालूम, आपने नहीं पढ़े, एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो यहाँ पे सेंटर की बात हो रही है ना, तो मान लीजिए कि वहाँ पे प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट ही चलेगा। अगर यहाँ पे स्टेट की बात हो रही होती तो फिर यहाँ पे गवर्नर चलता, ठीक है, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली चलती। ये चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी ना ऐसे कॉमन सेंस से सोचा करो, आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके ऐसे भी बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज ऑल्सो नोन एज ब्लू सिटी? इसका आंसर सभी बच्चों से चाहिए
क्योंकि जो मैं डेली व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जीके के क्वेश्चन शेयर करता हूँ उसमें मैंने ये क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं। ठीक है, 2 दिन 3 दिन आई थिंक पहले मैंने ये क्वेश्चन शेयर किए थे कि कौन सी सिटी को किस नाम से जाना जाता है, जैसे ब्लू सिटी, गोल्डन सिटी, डायमंड सिटी, डेक्कन क्वीन, सिटी ऑफ जॉय, ये सब जो है वो शेयर किए हुए हैं। तो किसी बच्चे का यहाँ पे कोई मेरे को एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपसे हमेशा से एक ही चीज़ बोलता हूँ कि रिवीजन चाहिए, ब्लू या फिर सन सिटी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप लिख लीजिए गोल्डन सिटी, साथ साथ में आंसर दीजिए आप जब तक मैं लिख रहा हूँ। ब्लू सिटी किसे कहते हैं, गोल्डन सिटी किसे कहते हैं, तीसरे नंबर पे डायमंड सिटी किसे कहते हैं। जिन जिन मेरे भाइयों ने रिवीजन किया हुआ है, जिन जिन ने आंसर दे रहे हैं, पता है, वो आंसर देते जाइएगा साथ साथ में। डेक्कन क्वीन किसे कहते हैं कौन से सिटी को कहते हैं। और एक और आप लिख लीजिए सिटी ऑफ जॉय लिखिए। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं, कौन से सिटी को कहते हैं। देखिए, अगर तो आप इसके आंसर दे पा रहे हैं ना, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, अगर आप इसके आंसर दे पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसके आंसर नहीं दे पा रहे हैं ना, तो मेरे भाई आप, ये हो सकता है आपको थोड़ा बुरा लगे कि सर ऐसे बोल रहे हैं, बट ये रियलिटी है, आप नहीं पढ़ रहे हो, आप बस फॉर्मेलिटी कर रहे हो, सिंपल सी जो बात है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको दी हुई हैं और ये सारी की सारी चीज़ें एक पेज में मेंशन थी, बस एक पेज था। अगर उसके बावजूद आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो ये एक सच है कि आप नहीं पढ़ रहे हो, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है भाई। सीट जो है वो ऐसे नहीं मिलेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस बात का ध्यान रखें। तो बात करते हैं सबसे पहले ब्लू सिटी की या फिर सन सिटी की। तो ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है जोधपुर को। किसे कहा जाता है, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ, तो ये कहा जाता है जोधपुर को कहा जाता है। बात करें गोल्डन सिटी की, तो गोल्डन सिटी जो है वो किसे कहा जाता है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में मत चले जाना कि अमृतसर को कहा जाता है, नहीं। ठीक है, ये कहा जाता है जैसलमेर को, जैसलमेर को कहा जाता है। डायमंड सिटी किसे कहा जाता है, डायमंड सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, सूरत में, सूरत को कहा जाता है डायमंड सिटी। डेक्कन क्वीन किसे कहा जाता है, डेक्कन का जो एरिया है वो आपको बताया हुआ है, डेक्कन का एरिया कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, यहाँ पे लावास जो है वो बहुत विस्फोट हुआ था उनका। ठीक है, और वहाँ पे जम गए थे, उस वजह से ब्लैक सॉइल हो गई थी। ब्लैक सॉइल कौन से एरिया की मालूम है ना। ठीक है, तो वैसे ही डेक्कन क्वीन जो है वो कहा जाता है पुणे को। सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है कोलकाता को। क्लियर है, याद रखिए, ब्लू सिटी, सन सिटी, जोधपुर, गोल्डन सिटी, डायमंड सिटी, डेक्कन क्वीन, सिटी ऑफ जॉय। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, जो वहाँ पे मैं क्वेश्चंस देता हूँ, उनको अच्छे से पढ़ा भी करो मेरे भाई। ठीक है, खाली ऐसा नहीं है कि कलेक्ट करते रहे करते रहे करते रहे। कलेक्ट करने को आप 10 बुक्स कलेक्ट कर लो, अगर पढ़ी उनमें से एक भी नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैलिक एसिड जो है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, मैलिक एसिड सबसे ज़्यादा जो है वो फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन विच मैलिक एसिड। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऊपर जिंजर की, जिंजर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जिंजर की बात की जाए तो जिंजर में कौन सा पाया जाता है मेरे भाई, सैलिसाइक्लिक एसिड जो है वो इसमें पाया जाता है जिंजर में। लेमन में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक। देखिए, कोई भी अगर खट्टी चीज़ होगी ना, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, मौसमी, मतलब जो खट्टी चीज़ें होती हैं, हर एक खट्टी चीज़ में सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। एप्पल जो है, एप्पल बिल्कुल इसका आंसर सही रहेगा, एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड। ठीक है, टर्मरिन, टर्मरिन क्या होती है, ये होती है इमली। क्या होती है मेरे भाई, इमली। ठीक है, इमली। तो इमली में कौन सा पाया जाता है, इसमें पाया जाता है टैट्रिक, टैट्रिक एसिड जो है वो इमली में पाया जाता है। इसके सिवा एक और लिख लीजिए, कोकोनट वाटर का पूछते हैं भाई, मैंने बड़े अभी लेटेस्ट एग्जाम में देख रहा हूँ, कोकोनट वाटर का पूछते हैं, इसमें कौन सा पाया जाता है, तो लॉरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, लॉरिक एसिड जो है वो कोकोनट वाटर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप नंबर, सर ग्रुप का नंबर नहीं है कोई, आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में देखिए, डिस्क्रिप्शन में ना लिंक होता है। ठीक है, जैसे अभी आपने ये वीडियो पीछे किया ना, तो यहाँ पे चैनल का नाम लिखा होता है, टाइटल लिखा होता है, वहाँ पे एक मोर दिख रहा होगा, मोर का ऑप्शन, मोर पे टच कीजिएगा, नीचे खुल जाएंगे आपके लिंक खुल जाएंगे, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक होगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक है, बिल्कुल फ्रीली सब मिल रहा है आपको, तो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज नेशनल ह्यूमन राइट्स डे कमीशन इस्टेब्लिश इन इंडिया। ह्यूमन राइट्स डे, नेशनल ह्यूमन राइट का पूछा, इंटरनेशनल नहीं। ठीक है, नेशनल की डेट अलग होंगी, इंटरनेशनल की डेट्स अलग होंगी, ये चीज़ का मेरे सभी भाई ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट डे जो है वो किस वर्ष में इस्टेब्लिश हुआ था, और डेट भी अगर मालूम हो तो बहुत ही बढ़िया बात। 12 अक्टूबर को, ठीक है,
1993 को जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। और ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, दो आर्टिकल आपको मैं पूछता हूँ, मेरे को होमवर्क, ये आपको होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। उन आर्टिकल्स का नाम बताइए जो किसी भी इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं किए जाते। आपको पता है ना, जब इमरजेंसी होती है तो आर्टिकल जो है वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, सारे मानवाधिकार जो हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि आर्टिकल सारे आपके अधिकार सस्पेंड कर दिए जाते हैं, बट कुछ आर्टिकल्स हैं 2-3 जो कि इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड जो है वो नहीं किए जा सकते हैं। तो उनका जल्दी से मेरे सभी भाई आंसर दे देंगे कि कौन से हैं वो आर्टिकल जो सस्पेंड नहीं करते हैं। क्लास खत्म हो लेने दीजिए, उसके बाद आपके क्वेश्चंस जो है वो देखते हैं। जो भी आपके डाउट आ रहे हैं, जो आपके डाउट हैं वो लिख दीजिए, क्लास खत्म होते ही देखता हूँ, ठीक है। तो उसका आंसर जो है वो आप होमवर्क में देंगे सभी दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज़ वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन वीमेन सिंगल टाइटल ऑफ ईयर 2024। किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन वीमेन सिंगल टाइटल कप जो है वो जीता है, जल्दी से। तो आर्यन कहाँ रहेगा, ठीक है, आर्यना सवालिनिका, ठीक है। इन्होंने जो है वो जीता है ऑस्ट्रेलिया में ओपन वुमेन सिंगल टाइटल कप। तो आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। इन विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। देखो क्वेश्चन कैसा आ गया है। किसी बच्चे ने सोचा होगा कि चावलों के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, चावलों के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है भाई। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, न्यूयॉर्क, लॉस बेनोस, रोम या फिर पेरिस में। बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल की बात की गई, नेशनल भी होता है भाई, हमारे अपने देश का भी तो होगा, ठीक है। तो नेशनल भी बताइए जल्दी से, अगर किसी भाई को मालूम है तो बात करते हैं इंटरनेशनल की। तो इंटरनेशनल जो है वो लॉस बेनोस में है, जो कि कहाँ पे है, किस कंट्रीज में है, फिलीपाइंस में है, ठीक है। फिलीपाइंस या फिलीपींस, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करते हैं या जो भी आप इसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉस बेनोस। अगर बात कर ली जाए मेरे भाई इंडिया की, कि इंडिया में या फिर नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है, तो वो आ जाएगा कटक, उड़ीसा में। कहाँ पे आ जाएगा, कटक, उड़ीसा में जो है वो आ जाएगा आपका। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की क्लास के क्वेश्चंस जो थे मेरे भाई हो चुके हैं कवर, ठीक है। सभी बच्चे ईमानदारी से अपना स्कोर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिन्होंने यहाँ तक क्लास की है, कि कितने क्वेश्चंस आपके सही बन रहे हैं। एटलीस्ट 15 तक या 15 से नीचे कितने बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का यहाँ तक जुड़ने के लिए, विश्वास बनाए रखने के लिए। विश्वास बनाए रखें मेरे भाई, एग्ज़ाम आने तक ये सीरीज़ जो है, अगर आप ये जो अभी कंटिन्यू सीरीज़ कर रहा हूँ ये कर लेंगे ना, तो मैं लिख के देता हूँ कि आपको इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो क्या लिखा है, प्रधान आरपीएफ के डीजी की इतनी पावर है भाई, वो कोई बता सकता है कि आप, मैं समझ नहीं रहा क्या बोल रहे हैं आप। नहीं, मेरे को आपकी ये समझ नहीं आया डाउट प्रधान, जो भी आपने लिखा हुआ है। जहाँ तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करके बता दीजिएगा, जो भी आपका डाउट रहेगा वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज कमेंट ही कर दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे भाई आज की क्लास जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। सभी दोस्त जो है अपना थोड़ा थोड़ा प्यार दिखाएंगे, क्लास को लाइक करेंगे, और जो कुछ नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं आज, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी कल फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, मज़ेदार तरीके के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।